Good morning, everyone. Sir, I am offline student, but physical chemistry आपसी से समझ आती है. Good, वैभव त्रिपाठी, अच्छी बात है ना? So पहले मैं let me finish the topic first. पहले मैं टॉपिक को फिनिश कर दूं, है ना? उसके बाद टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपके डाउट्स आए हैं, उन डाउट्स को अपन लेके खत्म करते हैं चीजों को. So 2-3 मिनट आप वेट करना. हमने आपको क्रिटिकल सारे पढ़ा दिए थे, क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह, पीसी वीसी टीसी डेराइव कर दिया था. हाँ जी, थोड़ी देर में फिनिश हो जाए, थोड़ी देर में फिनिश हो जाए. क्रिटिकल में सारा पढ़ा दिया था. एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं मैं, क्वेश्चन निकाल लूं पहले. हाँ, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, आईटी में आया है. तो देखिए, क्वेश्चन है, टेस्ट में तो आइडियल गैस भी नहीं था. ओके, इट्स फाइन, टेस्ट में कम होगा. शेयर स्क्रीन. ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. यस, स्क्रीन शेयर कर दिया मैं. और हो सकता है कि टेस्ट में आइडियल गैस भी ना हो, बट आपको पढ़ना है, समझे ना? नहीं, जल्दी कैलकुलेशन का ट्रिक आपका खुद ही डेवलप होगा. आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, वो खुद ही कैलकुलेशन स्किल आपका अच्छा होता जाएगा, है ना? खुद ही आपका कैलकुलेशन स्किल अच्छा होता जाएगा. अब जरा सा देखिए, देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन है, कि कैलकुलेट प्रेशर exerted by 1 mole of CO2 gas at 273 Kelvin if the van der Waals constant पहले मैं होमवर्क लिख दूं. पहले मैं चाहता हूं कि आपका होमवर्क लिख दूं. चलो, एक क्वेश्चन लिखने के बाद लिखूंगा. इफ द van der Waals constant A is equal to 3.592 decimeter 6 atm mole minus 2, assume that volume the volume occupied by CO2 molecules is negligible. पहले मैं होमवर्क लिख देता हूं. आज जो आपने भेजा वो डिस्कस में करूंगा, इनफ टाइम है हमारे पास. होमवर्क है आपका, क्या हो रहा है? पेन सही से नहीं चल रहा. होमवर्क है रियल गैस, जेई मेन, जे एडवांस. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इनमें, 8-10 क्वेश्चन ही होगा. इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, रियल गैस की सीट में
सीट में आपको मिलेगा लिक्विड, सीट में क्या मिलेगा, लिक्विड। लिक्विड पढ़ना है, लिक्विड की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, सरफेस टेंशन मिलेगा, विस्कोसिटी मिलेगा, वेपर प्रेशर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे, बट एक रीडिंग आपको मारना है सीट से, ये पढ़ाते नहीं है, कहीं ना कहीं अलग अलग दूसरे चैप्टर में आ जाता है ये सब सारी चीजें, तो जिस चैप्टर में आता है उसी में ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि आपकी सीट में गिवन है तो आपको एक रीडिंग मारना चाहिए, तो आप इसकी रीडिंग मारना है, रीडिंग मारना है। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, इसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो जस्ट रीडिंग मारना है आपको, ये रीडिंग मारना है। तो लिक्विड पूरा ये रीडिंग मारना है, ये सारी चीजें एक दो पेज होगा आपको रीडिंग, 2 पेज कम से कम होगा, आपको रीडिंग मारना है, और ये दोनों सॉल्व करना है, जेई मेन और जेई एडवांस। कोई डाउट होगा आप मुझे कल शाम तक भेज देना। अब मैं पहले चैप्टर को फिनिश कर दूं, होमवर्क में किसी को कुछ कहना है, करोगे ना, रीडिंग मार के आओगे ना? यस, वेरी गुड। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं कि कह रहा है प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CO2 है, टेम्परेचर है 273 केल्विन, ए का वैल्यू गिवन है, ए है 3.592 ATM लीटर स्क्वायर मोल -2 और बी है 0। रेस मैंने बेटा 25 तक दे दिया है, तो जो टारगेट है रेस 25 तक मैं दे चुका हूं, और 25 तक आपने डाउट वगैरह भी पूछ लिया, वहां तक का सॉल्यूशन भी हो गया, तो 25 से ज्यादा रेस करने का भी टारगेट नहीं आया हमारे पास, 25 तक का ही, 25 तक हो गया ना वैभव त्रिपाठी, 25 तक हो गया है ना, नॉट डिस्कस्ड, यस 25 नॉट डिस्कस्ड, लेकिन आज डिस्कशन का डेट था और किसी ने मुझे 25 से कोई क्वेश्चन नहीं भेजा, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि 25 में कोई डाउट नहीं है, ऑफलाइन से मतलब नहीं है, 25 तक मेरा डिस्कस हो गया। प्रज्वल भारद्वाज, आपने क्यों बोला नॉट डिस्कस? आज डिस्कशन का डेट है 25 का, आप में से किसी ने एक भी सिंगल क्वेश्चन मुझे नहीं भेजा व्हाट्सएप पे, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि सबको हो गया, तो 25 तक मैं डिस्कस मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप अगली क्लास में भेज देना मुझे, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अभी अब पढ़ाने दो प्लीज। देखिए वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या होता है, P प्लस AY VM स्क्वायर इंटू VM, B 0 है तो VM माइनस B नहीं लिखते हैं, VM लिखते हैं, इज इक्वल टू RT। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं PVM प्लस AY VM इज इक्वल टू RT। VM एलसीएम ले लीजिए, तो PVM स्क्वायर प्लस A इज इक्वल टू RT VM, और PVM स्क्वायर माइनस RT VM माइनस A इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है VM, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन VM, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन VM। देखो हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए नो डाउट, प्रेशर चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है VM VYN हो जाएगा। समस्या क्या है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की डाटा नहीं दी, प्लस A होगा, ठीक है। समस्या यह है कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की डाटा नहीं दी हुई, मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा है, एक बार मुझे बताना मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, यस नो यस, इज एवरीथिंग फाइन है ना, इज एवरीथिंग फाइन, यस। सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन VM,
ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है वीएम में। अब देखिए वॉल्यूम की कोई एक ही वैल्यू होगी ना भाई, गैस की एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे वॉल्यूम की कोई एक ही वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ वीएम discriminant must be equal to 0. This implies b square minus 4ac is equal to 0. b क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर होगा r t का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, a है p और c है a, बराबर 0। ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है d, और आर टी का होल स्क्वायर बराबर 4pa और P इज इक्वल टू आर टी का होल स्क्वायर अपॉन 4a। यही आंसर होगा प्रेशर का। अननोन के टर्म में भी दे सकता है, तो ये आंसर होगा प्रेशर का। एक तरह से एक फॉर्मूला की तरह भी ये यूज हो सकता है ऐसे केस में, जब B 0 होगा तो ऐसे केस में ये फार्मूला की तरह यूज हो सकता है। R का वैल्यू ले लें 0.0821। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर है 273 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए का वैल्यू गिवन होगा, ए का वैल्यू है 3.592, यह आएगा 5.6 इंटू 22.4 अपॉन 3.592, और ये जो भी आ जाए 5.6 इंटू 22.4 divided by 3.592, 34.92 ATM आ रहा है, 34.92 ATM। यही ध्यान रखना इस सवाल में कि हमें पास प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं इक्वेशन 1 के बाद। लेकिन हम ये सोचे कि एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे वॉल्यूम की कोई एक ही वैल्यू होगी। जैसे आप याद करो ना, जब हम आपको लिक्विफिकेशन पढ़ाए थे तो हम बोले थे क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आने पर, वॉल्यूम की 3 वैल्यू मिलती है, और क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर आने पर वॉल्यूम की 1 वैल्यू मिलती है, 2 इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी ऑलवेज कंजुगेशन में होती है, तो यहाँ तो बोल नहीं सकते कि एक रियल होगी और एक इमेजिनरी होगी। तो हमने बोला कि वॉल्यूम की एक ही वैल्यू होगी, और वॉल्यूम की एक ही वैल्यू होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना होगा, तो हमने फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आईआईटी का, मैच द कॉलम। कॉलम 1 है बेटा और कॉलम 2 है। ए में कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर है 200 ATM, टेम्परेचर है 273 केल्विन। बी में कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर 0 ATM है, 0 है, टेम्परेचर है 273 केल्विन। प्रेशर टेंड्स टू 0, ऐसे ही लिखा हुआ। सी में CO2 है, प्रेशर है 1 ATM, टेम्परेचर है 273 केल्विन। और डी में है रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। 2006 में ये मैच द कॉलम आया था, आईआईटी में आया हुआ है 2006 में। कॉलम 2 थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं। कॉलम 2 जो देखिए, कॉलम 2 है P,
Z is not equal to 1. Q. Attractive forces are dominant. R. PV बराबर nRT और S. P into V minus NV is equal to nRT. ये मैच करना है. अब मैच कराइए प्लीज. प्लीज मैच कराइए. A. H2 गैस है, 200 एटीएम पे है, हाई प्रेशर है, तो A में Z ग्रेटर देन 1 होगा. हाइड्रोजन के लिए हमेशा ही Z ग्रेटर देन 1 होता है, तो 200 एटीएम पे तो डेफिनेटली Z ग्रेटर देन 1 होता है. This implies volume of real gas upon volume of ideal gas greater than 1 होगा. This implies volume of real gas is greater than volume of ideal gas. Real gas की वॉल्यूम ज्यादा है, means force of repulsive force is dominating. Repulsive force is dominating. और हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए A हमेशा 0 लेते हैं. A हमेशा क्या लेते हैं? 0. तो जो A 0 लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा P इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू nRT. सो जो A का आंसर आएगा बेटा, A का आंसर होगा P होगा Z नॉट इक्वल टू 1 और S होगा. A का आंसर P और S होगा. मुझे बताइए समझ में आया कि A का आंसर P और S होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. एक आंसर समझ में आ गया. बी का देखते हैं. जब प्रेशर टेंड्स टू 0 होता है ना, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, तब हम इसे आइडियल गैस की तरह माने. और जब हम आइडियल गैस की तरह मानेंगे बी को, तो बी का आंसर सिर्फ आर होगा. बताइए तो समझ में आ रहा है? प्रेशर टेंड्स टू 0 है तो जेड का वैल्यू 1 आएगा, आइडियल गैस हो गया, तो बी का आंसर होगा सिर्फ आर. क्लियर है? नहीं है? हाँ, ग्राफ मन में फिट है. यस मोहित, ग्राफ एकदम दिमाग में फिट रखना पड़ेगा. जानते हैं ग्राफ फिट होता है तो बहुत सारा सवाल एकदम बन जाता है. हमने शुरू में ही दिया था, जोर दिया था कि आप ग्राफ पे ध्यान दें. अब सी बनाते हैं. CO2 है, तो CO2 है तो आपने सुना होगा कि हर गैस का पहले नीचे आता है फिर ऊपर आता है. तो प्रेशर 1 atm है, तो यहाँ 0 हुआ तो ये नीचे आएगा, तो Z लेस देन 1 होगा. और Z लेस देन 1 होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा. अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है. और ग्राफ जब Z लेस देन 1 होता है ना, तो A नेग्लिजिबल नहीं होता है. देखिए, A नेग्लिजिबल हो जाएगा तो Z ग्रेटर देन 1 है ना. सो Z लेस देन 1 होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा. तो C का जो आंसर होगा P, क्योंकि Z 1 के बराबर नहीं है, और Q होगा C का आंसर. मुझे बताइए C का आंसर समझ में आया कि नहीं? यस, वेरी गुड. अब D को देखिए. रियल गैस है, अब वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम है, तो Vm वेरी हाई है. तो इस केस में हम A बाई Vm स्क्वायर टेंड्स टू 0 ले लेंगे और Vm माइनस बी को ऑलमोस्ट इक्वल टू Vm ले लेंगे. देयरफॉर आंसर इसका हो जाएगा R. आंसर क्या हो जाएगा? R. डी का आंसर R होगा. मुझे बताइए समझ में आया या नहीं है? नहीं आया? डी में देखो ना क्या लिखा हुआ है, रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम. तो Vm वेरी हाई हो गया, Vm वेरी हाई हो गया, तो A बाई Vm स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0. A बाई Vm स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0, और Vm वेरी हाई है तो Vm माइनस बी भी हो गया Vm. तो अब वंडरवॉल इक्वेशन में A बाई Vm स्क्वायर को 0 करेंगे और Vm माइनस बी को Vm रखेंगे, तो वो PV बराबर nRT के बराबर हो जाएगा. आयुष कुमार बताना समझ में आया कि नहीं? डी.
हाँ ओके इट्स फाइन। अब ना एक लास्ट पढ़ाना है और वो है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। देखिए कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आती है। तो कहा कुछ ऐसा करो यार कि क्रिटिकल के रिस्पेक्ट में वंडरवाल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया जाए। क्रिटिकल क्रिटिकल हमें एक्सपेरिमेंट से पता है। तो क्रिटिकल के रिस्पेक्ट में अगर हम वंडरवाल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उस इक्वेशन को वंडरवाल के उस इक्वेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। नहीं होगा ए का वैल्यू 0 सी वाले में। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, याद रखना कुछ भी मत पूछते रहो। सुनो मेरी बात, अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो ए 0 नहीं होगा और अगर ग्राफ ऊपर आ रहा है तो ए 0 होगा। अविनाश शर्मा, ग्राफ में z ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो a टेंड्स टू 0 है और ग्राफ नीचे जा रहा है z लेस देन 1 तो a 0 नहीं लेना है। क्या लेना है? 0 b 0 लेना है। एकदम सेट रखो दिमाग में। तो कहा कि क्या हम ऐसा कोई वंडरवाल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जिसमें हमें a और b की वैल्यू नहीं रहे? तो कहा हाँ लिख सकते हैं। तो ऐसा करें, ऐसा करो, प्रेशर डिफाइन करो, रिड्यूस्ड प्रेशर डिफाइन करो। कि एक नया टर्म डिफाइन किया, रिड्यूस्ड प्रेशर। और रिड्यूस्ड प्रेशर को डिनोट करते हैं पीआर से और ये कहा जो भी प्रेशर है उसे क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दो तो जो रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर। मींस यहां से P बराबर हो गया एक्चुअल प्रेशर जो है वो हो गया रिड्यूस्ड प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर। एक दूसरा टर्म डिफाइन किया रिड्यूस्ड वॉल्यूम। फिर से सुनो, रिड्यूस्ड प्रेशर, कोई गैस होगा तो उसका कोई प्रेशर होगा, उसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस गैस का एक क्रिटिकल प्रेशर भी होगा तो P को डिवाइड कर देंगे क्रिटिकल प्रेशर से तो उस रेशियो को बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड वॉल्यूम VR, ये होगा V बाई VC, यहां से V आ जाएगा VR इंटू VC। जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उस रेशियो को बोलेंगे रिड्यूस्ड वॉल्यूम। और एक तीसरा टर्म डिफाइन किया रिड्यूस्ड टेम्परेचर। बेटर टू राइट Vm, मोलर वॉल्यूम ही है VC तो Vm बराबर आ गया VR इंटू VC। रिड्यूस टेम्परेचर TR, TR आ जाएगा जो टेम्परेचर है डिवाइड कर दे TC से तो T आ जाएगा TR TC। अब देखिए वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? ये है P प्लस A बाई VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT। P की वैल्यू रख दीजिए PR PC, A की वैल्यू VM स्क्वायर को रख दीजिए तो Vm की वैल्यू है VR VC का होल स्क्वायर, VR VC का होल स्क्वायर इंटू VR VC माइनस B बराबर R इंटू T की वैल्यू रख दीजिए TR TC। ये हमने रख दिया। अब देखिए रखने के बाद क्या हुआ कि और PR PC का वैल्यू क्या होता है? PC का वैल्यू होता है A बाई 27 B स्क्वायर प्लस A बाई VR VC, VC का वैल्यू क्या होता है? VR स्क्वायर रहने दो और VC होता है 3B तो ये हो जाएगा 9B स्क्वायर। दिस
VC होता है 3B, तो 3B इंटू VR माइनस B बराबर R TR, और TC होता है 8A अपॉन 27 RB। देखिएगा मैं कुछ टर्म कैंसिल कर रहा हूं, देखिएगा एक B आप यहां से कॉमन ले लो, एक B कॉमन ले लो और नीचे का एक B काट दो, तो नीचे B स्क्वायर है, B स्क्वायर काटोगे तो एक B और काटना होगा, तो ये B उड़ गया, B उड़ गया। देखिए B पूरा हट गया, नीचे का इधर का B स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर से B कॉमन लिया, एक एक B कट गया, और नीचे नीचे एक एक B कट गया, इक्वल टू के दोनों साइड। A कॉमन ले लो तो A भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो देखिए क्या आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि 27 कॉमन ले लें, तो 27 अगर हम कॉमन लेंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा PR प्लस 3/VR स्क्वायर। 27 1/27 कॉमन लिया, इधर से भी 27 को उड़ा देंगे, तो यहां बचेगा PR प्लस 3/VR स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 बराबर ये R कैंसिल हो गया, 27 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, बराबर आ गया 8PR। आप जरा सा देखो इस फाइनल इक्वेशन, इसमें वंडरवाल कांस्टेंट A और B गायब हो गया। अब ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, या लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं, कॉल्ड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। और रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक बार फिर से सुनिए कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। कहा कि यार इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, तो एक्सपेरिमेंट करके आप क्रिटिकल निकालो, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंट करके निकालो, और क्रिटिकल के रिस्पेक्ट में एक टर्म डिफाइन कर दो, PR VR एंड PR। अब तब वंडरवाल इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं जिससे वंडरवाल कांस्टेंट A और B की जो वैल्यू है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें सिर्फ PR TR और VR है। अब PR VR TR निकालने के लिए ये तीनों फॉर्मूले देते हैं, इससे PV ये सब नाप सकते हैं हम, इससे PR VR TR निकल जाए, तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। अब हम आपका होमवर्क ले रहे हैं, सुनिए। चैप्टर में लिक्विड में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, कुछ भी नहीं पढ़ाया, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। वहां पे जहाँ पे पढ़ाते हैं लिक्विड वहीं पे पढ़ाऊंगा, बट वेपर प्रेशर मैंने पढ़ाया है, तो वेपर प्रेशर आपको मिलेगा चैप्टर। तो वेपर प्रेशर जो मिलेगा, हाँ चैप्टर अच्छा है, वेपर प्रेशर जो मिलेगा, तो वेपर प्रेशर पढ़ाया हूं, बट मैं एक चीज नहीं पढ़ाया हूं कि वेपर प्रेशर के बारे में, कि इफ एट टेम्परेचर T1 कि वेपर प्रेशर हो P01 एंड एट टेम्परेचर T2 वेपर प्रेशर हो P02। आइडियल गैस में मैंने लिखा है वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमने लिखा है कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई भी लिक्विड ले लेंगे, मान लो A लिक्विड है, इसे गैस में बदल रहे हैं, HA गैस, तो इसके इंथैल्पी चेंज को बोलते हैं डेल्टा H0 वेपराइजेशन। अगर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पता हो, दूसरे पे निकालना हो,
तो मैं सीधा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, log P02 upon P01 is equal to delta H0 vaporization upon 2.303 R, या ऐसा करते हैं ना, हाँ, इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। और लॉग की जगह अगर ln लिखेंगे तो 2.303 नहीं आएगा, या अगर आप ln P02/P01 लिखेंगे तो यह सीधा होगा डेल्टा H0 वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ln लिखेंगे तो 2.303 नहीं आएगा, और बेस 10 में लिखेंगे तो 2.303 आएगा। तो मैंने एक फार्मूला दिया है, जो किसी 12th में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे या काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां दो तरीके से ये फार्मूला डेराइव होता है। तो अभी सिर्फ फार्मूला जान लो, फिर 12th में पढ़ाएंगे तो ये डेराइव भी हो जाएगा कि किसी भी लिक्विड को वेपोराइज करने में, 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज करने में जितना एनर्जी लगता है उसे डेल्टा H0 वेपोराइजेशन बोलते हैं। एक टेम्परेचर पे हमें वेपर प्रेशर पता हो, दूसरे पे निकालना हो, उसके लिए हमने एक फार्मूला दिया है। पहले सिर्फ हम इतना बता के छोड़ दिए थे कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो चैप्टर फिनिश हो गया। लिक्विड के बारे में बहुत सारी बातें आपकी सीट में लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि आप उसको एक बार रीडिंग मार लें और अगली क्लास में थ्योरेटिकल बातें जो भी आपको नहीं समझ में आया वो हमें बता दें, तो मैं आपको अगली क्लास में ओरली बता भी दूंगा कि इन थ्योरी में इन सब चीजों का मतलब क्या है। अब हम आपके होमवर्क पे आते हैं कि आपने जो होमवर्क किया था उसे डिस्कस करते। तो होमवर्क पे आते हैं ना, तो मुझे ना कॉपी पेस्ट करना होगा। कैसे करें? सो डेस्कटॉप, देखिए ये क्वेश्चन है, आइडियल गैस O2 का 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आइडियल गैस O2 का 17 नंबर क्वेश्चन है, और बच्चे ने ए और डी पूछा है हमसे। हाँ, बच्चे ने ए और डी पूछा है, हालांकि मैं बताया हुआ हूं, पर ठीक है, ए और डी पूछा है तो देखिए ए को देखिए, कह रहा है कि डायरेक्शन कैसे पता किया। तो देखिए जरा सा, 1/v² वर्सेस पी है, एन एन टी कॉन्स्टेंट, तो पीवी क्या होता है? nRT, और P बराबर क्या होगा? एन टी कॉन्स्टेंट है तो K लिख दो, K/V, और K/V बराबर हो गया P, और 1/v बराबर हो जाएगा P/K। A बना रहे हैं जी, A, और 1/v² हो जाएगा P/K इंटू V, और 1/v² हो जाएगा P/K, और V को फिर से लिख दीजिए nRT/P, ये हो जाएगा P²/K², और आ गया 1/v² बराबर P²/K²। 1/v² है हमारा बाई, बाई बराबर सम कांस्टेंट, और P हमारा है x, तो कांस्टेंट इंटू x², बाई बराबर kx², बाई बराबर kx² है बेटा। तो ग्राफ कैसा होगा देखिएगा, ग्राफ कैसा होगा, आपको पैराबोला आ गया, पैराबोला कैसा आ गया? पैराबोला। पता नहीं इसको डायरेक्शन में क्यों दिक्कत हो रही है, पैराबोला ग्राफ क्यों नहीं देखा आपको, मैंने बताया था। तो बाई एक्सिस में 1/v² ले लीजिए और एक्स एक्सिस में P ले लीजिए। तो देखो डायरेक्शन ऐसे है कि x का वैल्यू नेगेटिव लीजिएगा या पॉजिटिव लीजिएगा, बाई पॉजिटिव आएगा। तो x का वैल्यू नेगेटिव लीजिएगा या पॉजिटिव लीजिएगा, बाई पॉजिटिव आएगा। तो बाई को पॉजिटिव रख के पैराबोला कैसा होता है? ऐसा होता है।
अब x हम x है क्या, x है क्या, x है प्रेशर, प्रेशर कभी निगेटिव होता ही नहीं, तो इधर वाला ग्राफ जो डॉटेड बनाया हूं ये नहीं बनाएंगे और सिर्फ ये बने। अरे पैराबोला कैसा होता है, या तो ऐसा 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 होता है। तो इतना नहीं समझ में आता है x पॉजिटिव या लें या निगेटिव लें, y पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा। अब इसमें x निगेटिव नहीं ले सकते, तो x निगेटिव नहीं ले सकते तो ग्राफ इतना बचेगा। तो कौन पूछा था, बताओ उसको समझ में आया कि नहीं है? जो पूछा था वो बताएगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। बोलो बेटा, समझ में आया? यस नो? हाँ जी, वरुण मालवीय आ गया। अच्छा, डी भी बनाऊं? डी भी बनाता हूं, रुक जाओ। डी जो ग्राफ है बेटा वो वॉल्यूम वर्सेस 1/p² है, v वर्सेस 1/p²। ये भी वैसा ही है, सेम ग्राफ ही है, v वर्सेस 1/p² और a90 कांस्टेंट है। तो v बराबर क्या होगा, nRT/p। और ऐसा करते हैं, p से डिवाइड कर दें, v/p बराबर nRT/p²। और v वर्सेस p² है, तो v बराबर हो जाएगा k/p² इंटू p को लिख दो nRT डिवाइडेड बाई v, और v² हो जाएगा k²/p²। ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो, देखो v बराबर k/p हो गया, तो अपन सीधा लिख दो v² बराबर k²/p²। अब v को अपन x मानेंगे, v को अपन y मानेंगे, तो v को अपन y मानेंगे तो y² हो जाएगा। अब 1/p², 1/p² को y² बराबर k² इंटू 1/p² को x मान लेंगे, 1/p² को x मान लेंगे, तो y ये हो गया, और x बराबर कांस्टेंट इंटू y² हो गया, x बराबर कांस्टेंट इंटू y² हो गया, 1/k² को अनदर कांस्टेंट। अब देखो ग्राफ कैसा है, y का वैल्यू ये x है, ये y है, y एक्सिस में है v, x एक्सिस में है 1/p²। y का वैल्यू पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, तो y पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट है क्या, इस साइड वाला नहीं होगा, क्योंकि y निगेटिव होगा ही नहीं, y हमारा क्या है, y वॉल्यूम है, वॉल्यूम कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो इस साइड वाला नहीं होगा, ग्राफ सिर्फ इतना होगा, इतना। बताना वरुण मालवीय, समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन से नहीं समझ में आता है कि y हम निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, x पॉजिटिव आएगा, और x पॉजिटिव रखने के लिए ग्राफ ऐसा होगा, ये पूरा वाला। बट हमें y तो निगेटिव ले ही नहीं सकते, तो ये वाला इस सेक्शन को कट कर दिया, ग्राफ सिर्फ इतना होगा। वरुण मालवीय बताना बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस नो? नहीं बोलोगे? यस। तो है क्या कि आपको ग्राफ देखना था पहला लेक्चर में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ग्राफ देखना चाहिए था आपको। चलिए, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो आइडियल गैस का S2 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें पूछने लायक एक ही क्वेश्चन है, बट आपने ढेर सारे पूछे। तो अब हम आ रहे हैं आइडियल गैस S2 में। S2 में देखिए, आज सिर्फ अब डिस्कशन ही होगा। S2 में देखिए, कह रहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.4 इज 0.4 एट 400 केल्विन एंड 1 atm फॉर द गैसियस रिएक्शन। देखो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाए। H2 गैस प्लस I2 गैस,
मुझे आप बताओ इस केस में डेल्टा एन जी कितना है? क्या जीरो है डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी जीरो है? यस नो? डेल्टा एन जी वरुण मालवीय बताना, डेल्टा एन जी समझ में आता है? अब जब डेल्टा एन जी चेंज जीरो होता है ना, जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो होता है उस रिएक्शन में मोलर मास नहीं चेंज होगा। किसी रिएक्शन में मास तो पहले से ही कांस्टेंट है, और डेल्टा एन जी जीरो होने का मतलब है मोल कांस्टेंट है। तो मोल कांस्टेंट है तो मोलर मास भी कांस्टेंट हो जाएगा। जनरली क्या होता है, डेल्टा एन जीरो, ये कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि डेल्टा एन जीरो है। डेल्टा एन क्या है? जीरो। इसका मतलब मोलर मास चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। तो इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास है बेटा m बराबर 128 ग्राम। 127 आयोडीन का और हाइड्रोजन का एक, तो मोलर मास हुआ 128 ग्राम। और हमें पता है ये रिएक्शन 0.4 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाए, 0.6 हो जाए या कुछ भी हो जाए, इस रिएक्शन में मोलर मास चेंज नहीं होगा। डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी होगा pm/RT। प्रेशर दिया हुआ है 180 m, मोलर मास है 128, R का वैल्यू होता है 0.08 बोला है लेने के लिए, और टेम्परेचर दिया हुआ है 400। ये आ जाएगा, 4 से काट दो, 4 के 12, 2/8, ये 4 आ गया, 4 ग्राम पर लीटर। ये आंसर हो गया। मुझे बताओ वरुण मालवीय समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज ही नहीं हो रहा है। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है तो मोलर मास चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। निकालोगे मोलर मास अगर मिक्सचर का तो भी 128 ही आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। हमें पता है चेंज क्यों होगा, जब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मोलर मास भी वही रह जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या पूछे हो हमसे, देखो अभी बहुत मजा आएगा। आपने इसमें हमसे कहा है कि आप सारा निकाल लियो, T4 नहीं निकला है, बाकी सारा निकाल लियो। तो हमने क्या किया है, बाकी का आंसर देख के लिख दिया है यहाँ बाकी वैल्यू, और सिर्फ T4 आपको निकाल के दिखाता हूं। आप क्या करो, इसे 0.1 मान लो इसे, और इसे 0.4 मान लो। अप्लाई P1 V1 बाई T1 बराबर P4 V4 बाई T4। निकल गया T4। P1 कितना है 10, V1 कितना है 4, T1 कितना है 300, P4 कितना है 1.5, V4 कितना है 8, T4 निकालना है। T4 हो जाएगा 1.5 इंटू 8 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू 30, 90 केल्विन। वरुण मालवीय बताना समझ में आया कि नहीं? आपने लिख के स्पेशली बोला था कि T4 नहीं निकल रहा है, निकल गया। वरुण मालवीय बताना बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नेक्स्ट। इसमें बताने लायक पूरा एक ही सवाल है, एक सवाल टफ है रियली, बाकी सब ऐसे ही है। आइए इस सवाल को बनाते हैं। कह रहा है बैलून containing 1 mole of air at 1 atm initially is filled further with air till pressure increases to 3 atm. The initial diameter of balloon is 1 meter and pressure at each state is proportional to diameter of the balloon. Pressure is proportional to diameter. तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू K इंटू डायमीटर। कह रहा है इनिशियली प्रेशर 1 है, 1 atm है, तो K की वैल्यू K होगी, और डायमीटर कर रहा है उस समय 1 है, यहां से आ गया K बराबर 1।
देयरफॉर प्रेशर बराबर हो गया डायमीटर, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। वरुण मालवीय ये नहीं पूछे थे, नहीं पूछे थे तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं पागल हूँ जो बताऊंगा। किसी ने पूछा होगा, अच्छा तुम नहीं पूछोगे, बहुत कुछ लोग और भी भेजे हैं ना, कुछ और लोग भेजे हैं, उन्होंने पूछा होगा, ये किसी और ने पूछा होगा। हाँ, प्रेशर बराबर डी। अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एडेड टू चेंज द प्रेशर फ्रॉम 1 atm टू 3 atm। तो N1 है 1, P1 है 1, V1 हो जाएगा D1 के प्रोपोर्शनल, और डायमीटर 1 है 1। N2 निकालो, P2 है 3, V2 आ जाएगा डायमीटर के प्रोपोर्शनल, और डायमीटर उस समय होगा 3। तुम लगा दो P1 V1, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना होगा साइज। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, सारा प्रेशर का P1 V1 बाई N1 बराबर P2 V2 बाई N2। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 इंटू V1, वॉल्यूम होता है पाई डी क्यू बाई 6, तो 1 का होल क्यू ले लो, और N1 हो गया 1। प्रेशर 2 है 3, और वॉल्यूम V2 होता है पाई डी क्यू बाई 6, तो D2 का होल क्यू, 3 का होल क्यू ले लो डिवाइडेड बाई N2, और N2 आ जाएगा बेटा 81 मोल आ जाएगा। तो देखो पूछ क्या रहा है ए में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एडेड। तो फाइनल मोल 81 मोल है, इनिशियल 1 मोल था, तो आपने ऐड कितना किया, 81 माइनस 1, 80 मोल आंसर। बताना समझ में आया, 80 मोल होगा। यस, बी देखिए, कह रहा बैलून विल बर्स्ट इफ आइदर प्रेशर इंक्रीजेस टू 7 atm। कह रहा या तो प्रेशर 7 atm हो जाए और वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 36। तो हम पहले देखते हैं कि प्रेशर के कारण बैलून फटेगा या वॉल्यूम के कारण बैलून फटेगा। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है पाई डी क्यू बाई 6। वॉल्यूम होता है स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3 पाई आर क्यू और आर को d/2 लिखोगे तो ये आ जाएगा पाई डी क्यू बाई 6। तो वॉल्यूम है 36 पाई मीटर क्यूब, ये हो जाएगा पाई डी क्यू बाई 6। पाई तो कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज डी बराबर 6 आ गया। लो, अब पी डी के बराबर है तो प्रेशर हो जाएगा 6 atm। तो ये 7 तो गलत है बेटा, 6 atm पर ही ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि 6 atm पर प्रेशर के कारण ब्लास्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम के कारण ब्लास्ट करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा, तो मैक्सिमम 6 atm तक ही जा पाएगा, 7 तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर दैट मस्ट बी एडेड आफ्टर इनिशियल कंडीशन। फिर लगा दो P1 V1 बाई N1 बराबर P2 V2 बाई N2। P1 तो वही हो गया 1 इंटू 1 क्यू बाई 1। मुझे बताओ P2 कितना लेंगे, आप लोग बताओ P2 कितना लेंगे। 6, वेरी गुड वेरी गुड, 6 लेंगे। और V2 होगा 6 का होल क्यूब, पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो केवल DQ ले रहे हैं, और N2 निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज N2 बराबर होगा 36 इंटू 36, कितना आएगा 36 इंटू 36 का स्क्वायर, 1296 मोल। देयरफॉर मोल्स एडेड हो जाएगा 1296 फाइनल मोल है, उसमें 1 मोल घटा दीजिए, 1295 मोल, ये आंसर होगा। तो 80 मोल ये आंसर है,
और 1295 मोल ये आंसर है। बताना समझ में आया? हिमाक्षी जैन जी बोलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझिएगा कि 1 मोल ऑफ NH4Cl सॉलिड, NH4Cl सॉलिड है, कितना है? NH4Cl है 1 मोल है, और ओपन कंटेनर में रख दिए। तो ओपन कंटेनर में रखिएगा तो यहाँ पे एयर भी होगी, और एयर का प्रेशर दे रखा है 1 ATM 300 केल्विन। अब कह रहा है द कंटेनर इज नाउ हीटेड टू 600 केल्विन। इसको हीट किया तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन। द कंटेनर इज नाउ हीटेड टू वेयर ऑल NH4Cl dissociates into NH3 and HCl। NH4Cl सॉलिड आपको दे दिया NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये 1 मोल था, पूरा डिसोसिएट हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 1 मोल। ये समझ में आया? NH3 और HCl दोनों एक मोल बनेगा। If the volume of container is 24.63 liter, calculate what will be the final pressure P final। को P मान लें तो फाइनल प्रेशर क्या होगा। Also find whether the lid would stay or bounce back। इसके ऊपर एक लिड रख दिया है, तो कह रहा है कि इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये उछल के गिर जाएगा या ये इसी के ऊपर रहेगा। दिया हुआ है इफ इट कैन बी सस्टेन्ड ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 5.5 ATM। कह रहा है यहाँ इसके ऊपर ढक्कन रख दिए, अंदर इतना प्रेशर हाँ डेवलप हो जाएगा कि ये उछल के गिर जाएगा या इसी के ऊपर रहेगा। और कह रहा है ये उछल कर इस तब गिरेगा जब दोनों का प्रेशर डिफरेंस, अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस 5.5 से ज्यादा हो। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जरा सा, एयर का प्रेशर अंदर 1 ATM था 300 केल्विन, और टेम्परेचर हमने एयर का डबल कर दिया 600 केल्विन कर दिया। तो हीट करके 600 केल्विन कर दिया, तो पी एयर एट 600 केल्विन ये हो जाएगा 2 ATM। ये समझ में आया? टेम्परेचर डबल किया तो प्रेशर डबल होगा। मुझे बताना, ये समझ में आया कि एयर का प्रेशर डबल हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए प्रेशर ऑफ गैस NH3 प्लस HCl दोनों गैस, ये होगा nRT/V। नंबर ऑफ मोल्स है 1 + 1 2, 1 + 1 2 इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू तापमान 600 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 24.63, ये आएगा 2 इंटू 24, ये 4 ATM। सो P फाइनल ये हो जाएगा P एयर प्लस P गैस बराबर 2 + 4 6 ATM। ये आंसर हो जाएगा फाइनल प्रेशर। अब बाहर 1 ATM रहेगा और अंदर 6 ATM हो गया, ये आंसर हो गया 6 ATM। तो आप मुझे बताओ कि ये जो लीड है, ये जो लीड है ये उछलकर गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, है ना? तो नो बाउंस ऑफ, नो बाउंस ऑफ। हाँ, 5 ATM का ही डिफरेंस है, सो बाउंस बैक नहीं करेगा, बाउंस नहीं करेगा उससे। समझ में आया कि नहीं आया? वरुण मालवीय जी बताना बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये सब बहुत आसान सवाल है। कह रहा 2 कंटेनर 1 and 2, ये वाला, with volume 2 liter and 3 liter are separated through a stopcock as shown in the diagram. The container 1 contains 3 gases A, B, C with mole ratio 1:2:3. Total pressure 30 atm. तो ऐसा करो ना, मोल रेशियो और प्रेशर रेशियो सेम होता है, मोल रेशियो बराबर प्रेशर रेशियो होता है, बताया होगा मैंने। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब मोल में पढ़ाया होगा तो बताया। तो मोल रेशियो 1:2:3 है, तो प्रेशर रेशियो भी यही होगा। तो ऐसा करते हैं कि प्रेशर x + 2x + 3x बराबर 30 atm मान लो, यहां से x आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 atm। Therefore पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना होगा 3x, 3 × 5 15 atm। वेसल 1 में हो रहा है ये सारा काम। अब कह रहा है कि if a stopcock is opened then calculate the partial pressure of gas C in container 2। तो जब ओपन करेंगे तो C यहां भी होगा और C यहां भी होगा। तो हो क्या रहा है, आप लगा दो P1 V1 बराबर P2 V2। इनिशियल प्रेशर है 15 atm, इनिशियल वॉल्यूम है 2, फाइनल प्रेशर P2 निकालना है और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा C, चूंकि इसमें भी है 2 लीटर वाले में भी है 3 लीटर वाले में भी है, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2 + 3 और P2 हो जाएगा 15 × 2/5 6 atm। और यही आंसर हो जाएगा बेटा, 6 atm ही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार वाल्व ओपन हो गया तो C का प्रेशर जो इधर होगा वही इधर होगा। तो मुझे बताइए कि ये समझ में आया? 8 वरुण मालवीय बेटा बोलना, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 12 नंबर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 12 नंबर, ये नहीं। At 30 degrees Celsius, dry air is placed over water at 800 torr, combined pressure of all 3 gases. वेपर प्रेशर पढ़ा है ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। इफ प्रेशर इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट हाई प्रेशर इन टॉर। एक ही लाइन का सवाल है, देखो, प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जाएगा 1560 - 40, पानी का हटा दिया हमने, ये हो जाएगा 1520 टॉर। और ये 75% है, ये 25% है। तो ऑक्सीजन है 25%, तो 0.25x प्लस नाइट्रोजन है 75%, 0.75x बराबर 1520। Therefore x बराबर आ गया 1520। Therefore partial pressure of oxygen हो जाएगा 0.25x, 0.25 into 1520, ये आ जाएगा 380 टॉर। करेक्ट। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर इन टॉर, ये आंसर होगा 380 टॉर। बट नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि फिल योर आंसर एज सम ऑफ डिजिट्स एक्सक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस टिल यू गेट द सिंगल डिजिट आंसर। तो सबको जोड़ना है, 3 + 8 + 0, ये 11 हो गया। 11 भी आंसर नहीं होगा, 1 + 1 आंसर होगा 2। अगर सिंगल डिजिट में करना है तो आंसर 2 होगा।
तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आंसर 2 होगा, बट सीट में आपका आंसर 380 टॉर ही गिवन, तो चलो वही है तो वही, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में आंसर इसका 2 होगा इस इंस्ट्रक्शन के साथ। कोई दिक्कत है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल है बेटा, भरे पड़े हैं इसमें कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है एक कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर contains nitrogen, water vapor and negligible but sufficient amount of liquid. नेग्लिजिबल इसलिए लिखा है कि गैस का वॉल्यूम अगर 20 लीटर ही लेना है, ऐसा नहीं है लिक्विड आने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाए, इसलिए नेग्लिजिबल लिखा है। और सफिशिएंट इसलिए लिखा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा वेपर प्रेशर को बनाने के लिए। The liquid water is now decomposed completely into hydrogen and oxygen by any means without changing the temperature. Temperature constant. If the final pressure becomes 1.86 atm, the mass of liquid water present initially in gram was, और aqueous tension मतलब वेपर प्रेशर दे रखा है 0.04 टॉर और आर का वैल्यू दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 लीटर का ये वॉल्यूम है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर H2O गैस है और इसके अंदर कुछ लिक्विड है, और लिक्विड का अमाउंट इतना कम है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस 20 लीटर है, बट इतना सफिशिएंट है कि ये H2O लिक्विड से H2O गैस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करा। 300 केल्विन पर है, 1 atm पे है ये, और 300 केल्विन कांस्टेंट है टेम्परेचर। कह रहा है ये जो लिक्विड वाटर है ये डिकम्पोज हो रहा है ऑक्सीजन एंड, तो देखो क्या है, पहले तो वाटर वेपर का एक ये वाला इक्विलिब्रियम है, H2O लिक्विड अपने H2O गैस के साथ इस इक्विलिब्रियम पर है, और H2O गैस का प्रेशर दे रखा है 0.04 atm, इसका प्रेशर दे रखा है। फिर कह रहा है कि नहीं, H2O लिक्विड जो है ये पूरा का पूरा टूट रहा है हाइड्रोजन गैस में किसी भी तरीके से। किस तरीके से टूट रहा है कहा, आप इसका टेंशन मत लो, O2 गैस में। तो मान लो ये x मोल था, तो ये बनेगा गैस x मोल, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये x मोल बनेगा और ये x/2 मोल बनेगा। पूरा का पूरा टूट रहा है H2O लिक्विड, किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसी भी तरीके से टूट रहा है। कह रहा फाइनल प्रेशर बन रहा है 1.86 atm। तो प्रेशर अगर वाटर का इतना है तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा 1 माइनस 0.04, 0.96 atm। 1 atm नाइट्रोजन वाटर वेपर मिला के, वाटर वेपर का 0.04 टॉर है, तो नाइट्रोजन का 0.96 atm होगा। वाटर का 0.04 atm, टॉर नहीं, गलत हो गया था। अब देखिए होगा क्या, क्या होगा ये देखिए। जैसे ही ये लिक्विड वाटर टूटने लगेगा H2 गैस और O2 गैस में, तो लिक्विड खत्म होगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये खत्म होगा, ये पूरा खत्म होगा, तो ये बैकवर्ड आ जाएगा। तो जितना भी गैस है H2O गैस, ये बैकवर्ड आके ये भी यहां से टूट जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा पहले, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं।
पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रेशर है, ये वाटर पूरा वापस आ जाएगा। सो प्रेशर निकालते हैं हम, P बराबर nRT/V करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल प्रेशर 1.86 है, 1.86 है। इसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर मैं घटा दे रहा हूं 0.96। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन का मोल्स है और ऑक्सीजन का मोल्स है, हाइड्रोजन का मोल्स है और ऑक्सीजन का मोल्स है। तो हाइड्रोजन का मोल्स x ले लो और ऑक्सीजन का मोल्स भी x ले लो। x/2, 3x/2 है। R कह रहा हूं कि 0.08 ले लो और टेम्परेचर कितना है 300 ले लो और वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। 0.96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.96 घटाएंगे तो शायद 0.9 बचेगा। हाँ, तो 0.96 घटाएंगे तो 0.9 बचेगा, तो यहां से आप x निकाल लीजिए। सारा का प्रेशर है ना, नाइट्रोजन का घटा दिया, ये x मोल आ गया। इसमें एक चीज गड़बड़ हो रही है, ये जो 0.04 एटीएम है ये भी तो टूट रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसका अलग से निकाल लेते हैं। H2O गैस का अलग से निकाल रहे हैं, ये बनाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये 0.04 एटीएम है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये बनाएगा 0.04 एटीएम और ये बनाएगा 0.02 एटीएम। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर जो निकाल रहे हैं, टोटल प्रेशर था 1.86। इसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर हमने घटा दिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो जो गैसियस वाटर के कारण प्रेशर था वो भी घटा रहे हैं। तो 0.04 और 0.02, 0.06 ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0.06। तो ये भी घटा रहे हैं, 0.06 भी मैं घटा रहा हूं। और अब मैं कह रहा हूं कि 3x/2 मोल होगा। R ले रहे हैं 0.08 और टेम्परेचर ले रहे हैं कितना, 300। अब वॉल्यूम में ले रहा हूं 20। यहां से x निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1.86 माइनस 0.96, 1.86 माइनस 0.96, 0.9 माइनस 0.06, 0.84 into 2 into 20 divided by 3 into 0.08 into 300. तो x बराबर आ रहा है यहां से 140/300। तो 140/300 का मतलब हो गया 14/30, 7/15 मोल आ रहा है। Therefore H2O का मास जो होगा, मास ऑफ H2O मोल में हम क्या करें, 7/15 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 7, 3 से काट दिया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18।
कुछ तो गड़बड़ है, प्रेशर इसके कारण ही तो होगा, इसके कारण ही होगा। तो 3x/2 n और T/v 0.84 into 2 into 20/3 into 0.08 into 300. So 0.84 into 40 divided by 3 divided by 0.08, 140/300, 14/35, 7/15, 7/15 into 18, तो 8.4 ग्राम आ रहा है, 8.4 ग्राम आ रहा है, ये आ रहा है 8.4 ग्राम। एक बार आंसर मिलाता हूं मैं, रुक जाओ। 7 into 18 डिवाइडेड बाई 15, 8.4 ग्राम। एक बार मैं आंसर मिलाता हूं फिर बताता हूं। देख ले, मिला लिया क्या प्रज्वल? यस, वेरी गुड, तब तो करेक्ट ही है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में कहा है द लिक्विड वाटर इज नाउ डिकम्पोज कंप्लीटली इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आप देखिए, मैंने लिक्विड को ही नहीं तोड़ा है, ये जो H2O गैस है इसको भी तोड़ दिया है, इसको भी तोड़ करके ये प्रेशर लाया और इसको घटा दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, ये सिर्फ समझा दो। ये समझा दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया, तो ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में साफ लिख रहा है द लिक्विड वाटर इज नाउ डिकम्पोज कंप्लीटली, लेकिन हमने लिक्विड को तो डिकम्पोज कराया, अभी गैस को भी करा दिया इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ, लिक्विड को डिकम्पोज कराया तो लिक्विड खत्म हो गया, बट जैसे ही लिक्विड खत्म हो गया वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगा, वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो जो भी लिक्विड है पूरे को कन्वर्ट करना है, तो या तो हमें पहले से ही इस वाटर वेपर को नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, जोड़ लेते, या हम वाटर वेपर को ही वेपर में ही तोड़ दिए और उसका वेपर में निकाल लिए कि 0.06 atm प्रेशर होगा, तो 0.06 को भी घटा दिए। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये बैकवर्ड आएगा रिएक्शन। ली चैटेलियर प्रिंसिपल आप कभी 10th में पढ़े होंगे, तो उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि H2O लिक्विड जब खत्म हो जाएगा तो ये गैसियस वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में वापस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। ये सब आसान है, पता नहीं क्यों पूछते हैं सब। The average speed of molecules in a sample of ozone gas is, U एवरेज दे रखा है 184 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 184 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यू एवरेज क्या होता है, रूट अंडर 8RT/πm, ये है 184। रूट अंडर 8/3 पाई का वैल्यू हमें पता है, तो ऐसा करो ना, रूट अंडर 8/3 पाई यहां लगा लो, 3 से नीचे डिवाइड किए तो 3RT/m कर लो, ये होगा 184। रूट अंडर 8/3 पाई को लिख दो 0.92 इंटू रूट अंडर 3RT/m 184, रूट अंडर 3RT/m बराबर 184 डिवाइडेड बाई 0.92 बराबर 200 आ रहा है, और 3RT/m आ जाएगा 200 इंटू 200 स्क्वायर कर दिए। हम यहां से RT एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा 3 kT होगा, तो और 3RT निकाल लो, 3RT बराबर 4 इंटू 10⁴ इंटू मोलर मास। ओजोन का मोलर मास हो जाएगा
48/1000, 48 ग्राम होता है, केजी में लेंगे, ऐसा ही है। और 3RT बराबर होगा 4 × 48 × 10। अब देखो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT, और ये दे रखा है x, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, k को लिखेंगे RT/NA, और ये हो जाएगा 3RT, 4 × 48 × 10/2 NA बराबर 2 × 48 × 10, और Na का वैल्यू कितना है? 6 × 10⁻23। 116/10 का पावर 22 आ जाएगा, ये 2 3 दूनी 6 16, हाँ 16/10⁻22 आ जाए। हमें निकालना है x/2 × 10⁻22, ये निकालना है। तो हमें करना क्या है, ये x आया है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है, 16/2 × 10⁻22, और 10⁻22 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 8 आ गया आंसर। ये सब आसान है, प्लीज ये सब बनाया कीजिए प्लीज। समझ में आ गया होगा, बताना आ गया समझ में? यस। अब देखिए रियल गैस का कुछ सवाल है, उसे भी ले लेते हैं। आइडियल गैस का एक बच्चा जेई मेन से भी पूछा है। जेई मेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आपका डाउट ले लूंगा मैं। पहले मुझे जो मैंने होमवर्क दिया था वो देखो, बहुत आसान सा सवाल है। मैंने अब कहा कि अगर नीचे जाएगा, जेड लेस देन 1 होगा, नीचे जाएगा, जेड लेस देन 1 होगा तो ए बड़ा होगा, ए जितना बड़ा होगा जेड उतना नीचे जाएगा, ए जितना बड़ा होगा जेड उतना नीचे जाएगा। ये बात क्यों नहीं याद रखते हैं? देखो P + A/VM² इंटू VM, बी को 0 कर दो, बराबर RT, और PVM + A/VM = RT, और PVM/RT दिस इज इक्वल टू 1 - A/RTVM। देखो ए जितना बड़ा होगा जेड की वैल्यू 1 से उतनी छोटी होगी। तो अगर नीचे जा रहा है ग्राफ तो उसका ए बड़ा होना चाहिए, और ए बड़ा होने का मतलब है बेटा कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे हाई मोलर मास इसका है 4, इसका है 40, इसका देखो 12 × 60 = 70। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी का होगा, सो आंसर सी होगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं, कि इसमें आंसर सी होगा? समझ में आया? सबसे ज्यादा हाई ए का वैल्यू सी का होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यार ये कैसे पूछ सकते हो दोस्त? ये कैसे पूछ सकते हो? अरे बी क्या बताया था मैंने? बी बताया था 4 × Na × 4/3 πr। कह रहा V इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये है V दे रखा है, ये क्या हो गया? 4 × Na × V। ए आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में कह रहा है द थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट। थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट होता है B²। B² दे रखा है 4 × 10⁻⁻² लीटर पर मोल का होल स्क्वायर। तो यहां से B बराबर हो जाएगा 0.4 लीटर पर मोल।
then what will be the volume of 2 mole of helium gas? V पूछ रहा है, N2 है, प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है 273 केल्विन। और हीलियम के लिए अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए मैंने हमेशा बोला था हाइड्रोजन एंड हीलियम A टेंड्स टू 0 होता है। इक्वेशन हो जाएगा P इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर है 1, क्या निकालना है? V, नंबर ऑफ मोल्स है 2, B है 0.4, 2 इंटू 0.0821, टेम्परेचर है 273 और V बराबर हो जाएगा 22, 2 इंटू 22.4 प्लस 0.8, 44.8 प्लस 0.8, 45.6 लीटर आएगा। नहीं है ऑप्शन, बट जो क्लोज है वो मार दीजिए, सबसे क्लोज D है तो अपन 45.6 लीटर। हाँ 0.2 होगा। अच्छा हाँ जी 0.2 होगा। मैं भी ना पगली हूं, तभी ना आंसर नहीं आ रहा था। 0.4 जोड़ो। (45.2) तो जो क्लोज है वो आंसर मार। नहीं आया समझ में? वरुण मालवीय बताना समझ में आ गया बेटा? यस वेरी, आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एक बच्चा जेई मेन आज पूछ रहा है। देखिए जेई मेन पूछने का टाइम निकल गया, आप आज पूछ रहे हैं जो गलत बात है। तो बता दे रहा हूं मैं, आइडियल गैस का है जेई मेन। दोनों ही ले लेता हूं, दोनों ही क्वेश्चन। नहीं दोनों नहीं लेता हूं, गड़बड़ हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी। यार एक बार क्वेश्चन पढ़ो, करा इस तरफ भी प्रेशर पीआई है, वॉल्यूम वी है, इस तरफ भी प्रेशर पीआई है, वॉल्यूम वी है, दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है। अब क्या कर दिया है, इस तरफ का टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया, और कुछ नहीं किया। तो जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होगा ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होगा और प्रेशर दोनों साइड सेम रहेगा। तो देखो शुरू में नंबर ऑफ मोल्स इधर N1 था, इधर भी N2 था मान लो, हालांकि N1 N2 सेम ही आएगा। इधर बाद में नंबर ऑफ मोल्स N1 डैश हो गया, इधर N2 डैश हो गया, तो N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, ये होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, प्रेशर PI इंटू वॉल्यूम PV बाई RT, तो R इंटू T1, इसका भी वही होगा PI V बाई R इंटू T1। N1 डैश का टेम्परेचर भी अभी भी T1 है, तो ये हो जाएगा P फाइनल V अपॉन R इंटू T1 प्लस P फाइनल V अपॉन R इंटू T2। V और R कैंसिल हो गया, बस आंसर आ गया। 2 इंटू PI बाई T1 बराबर P फाइनल कॉमन ले लो, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, और 2 इंटू PI डिवाइडेड बाई T1 बराबर P फाइनल इंटू T1 प्लस T2 बाई T1 T2, एलसीएम ले लिए, एक T1 कैंसिल हो गया और P फाइनल हो जाएगा 2PI इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, ये आंसर हो गया। सो फोर्थ आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है ना। ये जी ऐसा सवाल आजकल आ रहा है, जेई मेन भी है और जेई एडवांस दोनों जगह आ रहा है। हाँ
नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये भी बहुत इजी सवाल है। 0.5 मोल गैस ए है 0.5 मोल है, एंड x मोल गैस बी है, x मोल है। exerts a pressure of 200 पास्कल इन ए कंटेनर ऑफ, प्रेशर है 200 पास्कल, वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, टेम्परेचर है 1000 केल्विन। x पूछ रहा है तो पीवी बराबर एनआरटी खाली लगाना था। प्रेशर है 200, वॉल्यूम है 10, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.5 प्लस x इंटू आर इंटू 1000। कौन पूछता है, मुझे ना उसको पीटने का मन करता है। 2 बराबर 0.5 प्लस x, 2 बाई आर बराबर, दिस इंप्लाइज x बराबर 2 बाई आर माइनस 0.5, यही आंसर होगा। अब इसको चेंज करो कि जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ले आओ। माइनस 1/2, 2r एलसीएम हो गया 2, 4 माइनस r, 4 माइनस r बाई 2r, ये आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया, बताना समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर, आपके सारे डाउट मैंने ले लिए। आपका होमवर्क है रीडिंग असाइनमेंट दिया हूं मैं, वो आप एक बार पढ़ना, और उसके थ्योरी में कुछ डाउट आएगा तो मुझे वो भी व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि वो अलग अलग पढ़ाऊंगा, अलग अलग चैप्टर, यहाँ पे नहीं पढ़ाता। पर ठीक है, आपको कोई डाउट आएगा तो फिर भी मैं पूछूंगा। एक बार आप रीडिंग असाइनमेंट रीड करेंगे ना तो कुछ तो आइडिया होगा, मैं ये जानना, ये समझना चाहता हूँ। दूसरा चैप्टर फिनिश हो गया। फिर आपको मैंने जेई मेन और जेई एडवांस होमवर्क दिया है, 4-5 क्वेश्चन है उसमें, ज्यादा नहीं है, तो वो आप करके आना। उसमें कोई डाउट होगा तो परसों कल शाम तक भेज देना, और मैं शुरू करूंगा अगली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी वेरी मच। चैप्टर फिनिश हो गया। अगला और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आप ध्यान से पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे तो जो टारगेट मिला है, जिस तारीख तक जितना पढ़ाना है उससे आगे चल रहा हूँ। बाकी लोग काफी पीछे चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा टारगेट कम करना पड़ रहा है। रुक जाओ बताता हूँ। 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 लेक्चर पढ़ाऊंगा। बट ठीक है, मैं आगे पढ़ाता रहूंगा, हमारे बैच में ज्यादा कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं, तो मैं जितना लेक्चर आएगा मैं पढ़ाता रहूंगा। टारगेट है सिर्फ 3 लेक्चर पढ़ाना, 30 अक्टूबर, बट मैं आपको आगे पढ़ाता रहूंगा। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। बाय एवरीवन, जाओ आप लोग लंच करो, मैं मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल की भी, इवन आइडियल का, आप कोई भी सवाल अगर आपको दिक्कत हो मुझे भेज देना। अगली क्लास तक मैं आइडियल का भी डाउट लूंगा
और रियल का तो ले ही रहा हूँ। तो अगर आइडियल में अभी या DPP 25 तक कोई भी डाउट हो, आप मुझे कल शाम तक भेज देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन। मटेरियल अपलोड कर दिया, बाय।